अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू लेट्स बिगिन द प्रिपरेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करने के साथ साथ हम लोग क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी यानी बिहार में जो टेक्स्ट बुक चलती है एससीईआरटी पैटर्न की, तो उनके लिए जो टेक्स्ट बुक्स में ऑथर और राइटर हैं उनके दूसरे फेमस वर्क अदर देन आपके जो टेक्स्ट बुक्स में दिए गए हैं उन पे हम लोग बात करेंगे। एक बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे जिनसे क्या होगा, वन बाय वन जो फेमस जो भी ऑथर है और फेमस हमें पढ़ने हैं 9th और 10th को मिला के, उनके सारे फेमस वर्क जो आपकी किताब में नहीं भी दिए गए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ये वीडियो स्पेशली बिहार बीपीएससी टीआरई के एस्पिरेंट के लिए मददगार होगी, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन के अनुसार जो आपके प्रश्न होंगे वो माध्यमिक स्तर के होंगे, पर उसका जो लेवल है वो अभ्यर्थी की अर्हता के अनुसार होगा। यानी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर कोई राइटर हैं और जिनका क्लास 9th और 10th के एससीईआरटी के टेक्स्ट बुक में लिया गया है, तो उसके अलावा हमें वो चीज़ें भी देख लेनी है जो हमारी किताबों में नहीं मेंशन की गई हैं। मेरे ये कहने का मतलब ये है, ये लॉजिक इसका ये है कि ऑलरेडी हमें इतना बर्डन है सिलेबस को लेकर के, और ये कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या करें, कौन सी चीज़ें पढ़ें, कौन सी छोड़ें। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और टेक्स्ट बुक्स आपने ऑलरेडी पढ़ ली होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। फिर भी मैं इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपको एक बार लास्ट में जाते हुए रिवीजन करा दूंगा, और इस बायोग्राफी को बाद से आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, जो भी ताकि जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि इसके बाद के जो भी पार्ट्स बचे रहेंगे वो मैं अपलोड कर सकूं आपके लिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। द पेस फॉर लिविंग जो पहला चैप्टर था हमारा, उसका जो पहला ये था चैप्टर है आर्ची हचिंसन के बारे में। आरसी हचिंसन के बारे में हमें पढ़ना है। तो हचिंसन का जन्म जो था 1907 और 1915 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये कुछ स्टैटिस्टिकल जो डेटा हैं आपके, जैसे किस किस सन में, किस ईयर में उनका डेट डेट हुआ, किस कौन से ईयर में उनकी बर्थ हुए, तो इस तरह के डेटा को आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। बट क्योंकि मेरा ये कहने का मतलब है कि 2-3 क्वेश्चन होंगे इस तरह के, 2-3 भी हार्डली होंगे जिसमें इस तरह के डेटा आपसे पूछे जाएंगे। तो वो चीज़ें जो आपको मेमोराइज कर सके हैं, जो जो चीज़ें आप याद रख सकते हैं, वो आप उस पर कंसंट्रेशन रखें अपना। तो सबसे पहले जानते हैं इनका पूरा नाम क्या था। इनका फुल नेम जो था आपका रे कॉर्टियन हचिंसन था। तो रे कॉर्टियन हचिंसन याद रखेंगे इनका पूरा नाम, आरसी हचिंसन का। इनका ऑक्यूपेशन जो है आपका ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे, और साथ में क्या थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे ये। इनके कुछ फेमस वर्क जो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो आपकी सिलेबस जो एनसीईआरटी सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो एससीईआरटी की आपकी जो टेक्स्ट बुक हैं जो बिहार में चलती हैं, वहाँ पे आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो चीज़ें मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इनके कुछ फेमस वर्क हैं, ये आपके इनके नॉवेल्स वगैरह हैं। द फायर एंड द वुड, और दूसरा है इनका एलिफेंट एंड कैस्टल। ये जो बहुत फेमस हैं उनका मैंने डिस्कशन किया है, जो लेस आपके इम्पॉर्टेंट हैं उसको मैंने डिस्कशन नहीं किया है। लेस हमने यहाँ पे देखा द फायर एंड द वुड, इसके बाद एलिफेंट एंड कैस्टल, जोना एट डे ब्रेक, ये इनका एक नॉवल था। शाइनिंग स्टैप, मार्च द नाइन्थ, अ चाइल्ड पोजेस्ड, दो हास्ट द डेविल, टेस्टमेंट एक फेमस इनका वो था जिसके बाद से उनकी लगभग 1.5 लाख कॉपीज बिकी थी, जहाँ तक मुझे अभी याद आ पा रहा है। तो बहुत ही फेमस हुआ था ये टेस्टमेंट इनका। द एंसरिंग ग्लोरी और आपका रिकलेक्शन ऑफ जर्नी, उसके बाद आपका द अनफॉरगेटन प्रिजनर, द स्टेप मदर। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि 1940 का वो दशक था जब इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था, और मेरे ख्याल से वो वर्ल्ड वार 2 होगा जब 1940 में इन्होंने आर्मी ज्वाइन की। और ही हैज़ ट्रेवल्ड अराउंड यूरोप, पूरे यूरोप में इन्होंने क्या किया था, ट्रैवल किया था उस काम को लेकर के, इनके आर्मी की जो ड्यूटी थी, जो सर्विस थी उसको लेकर के। और उनका जो लास्ट नॉवेल था वो पब्लिश हुआ था राइजिंग नाम से। और ये आप याद रखेंगे, ये डेटा एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई समझ सकते हैं इसको। ये जो इनका लास्ट नॉवेल राइजिंग था ना, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया था बुकर प्राइज़ के लिए। द बुकर प्राइज़ आपका एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, उसके लिए इनका राइजिंग को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनका फुल नेम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये एक्चुअली यहाँ पे ड्रामा नहीं, ये ऐसे है इनका, द पेस फॉर लिविंग, जो हमने हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। और इनका एक लास्ट वर्क रहा था द कारवां ऑफ कल्चर, जो कि आपका अनपब्लिश रह गया था। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद से आपका राइजिंग जो पब्लिश किया गया था, इनकी मृत्यु के उपरांत, मरणोपरांत इनके इसको पब्लिश किया गया था। अनपब्लिश रहा था आपका द करवा ऑफ कल्चर। तो ये हमने एक छोटी सी इनकी बायोग्राफी देख ली।
इसके अलावा जो अगर आपसे सवाल पूछता है तो वो आपके इसी एक पेज से पूछेगा। इसके बाद इसके बाहर से कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि छोटी सी छोटी चीज़ को मैंने छोड़ करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके लिए यहाँ पे रखी हुई हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके हमारा जो पहला चैप्टर था, इस सीरीज़ को हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। हमारे पहले चैप्टर में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए थे जो आपने ऑलरेडी स्टेट के दौरान में या तो अभी अपने रिवीजन के दौरान में आपने उसको पढ़ा होगा। फिर भी मैं इसको रिवीजन आपके लिए करता चलूँ। द मेन कैरेक्टर इन पेस फॉर लिविंग विच ऑथर सॉ वाज ए और एन कॉर्न मर्चेंट। तो मक्का का एक व्यापारी था, जो मकई होती है। किसमें आपके पेस फॉर लिविंग में एक किरदार था जिसका जिस जो आपसे पूछा जा रहा है कि वो एल्डरली था या हैंडीकैप था, यंग था या डिसेब या डायबिटिक था। ये एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था। उसके बाद इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ, यहाँ पे मॉडर्न मैन हो जाएगा, यानी एक आधुनिक युग का, एक आधुनिक पुरुष का जो दर्द होता है, एक मैन का जो एक दर्द होता है, उसको इन्होंने क्या किया है, एक मनुष्य का, इसको मैन का मतलब यहाँ पे मनुष्य समझेंगे जिसमें मेल फीमेल दोनों आ जाएंगी। यानी आज उस मॉडर्न ज़माने का जो एक इंसान का दर्द होता है उसमें किस चीज़ को वो किया है, उन्होंने अपनी एगोनी को, उनकी जो एगोनी है, उनका जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है, उसको बताया है किसमें, द पेस फॉर लिविंग में। अब आपका द पेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय आर्ची हचिंसन। इन द पेस फॉर लिविंग आर्ची हचिंसन डिस्कसेस, इसमें क्या डिस्कस किया इन्होंने, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मॉडर्न मैन। तो एक आम व्यक्ति की जो पीड़ा होती है उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ, यहाँ पे स्लो थिंकर्स हो जाएगा। इन द एसे द पेस फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज डैश। तो इस एसे में जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग, इसमें जो मक्का का व्यापारी है वो एक एंशियस मैन है, यानी वो एक चिंता करने वाला एक व्यक्ति होता है जो हमेशा सोच विचार और फिक्र में डूबा होता है। द पेस फॉर लिविंग इज एन एसे, तो ये एक ऐसे है, आपको याद रखेंगे। इन द essay पेज फॉर लिविंग द राइटर स्पीक्स विथ, तो ये किस स्पीक्स विथ आपका प्रीजोडिस हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द ऑथर ऑफ ए स्टोरी द पेज फॉर लिविंग enjoyed गोइंग इन a कार एट हाउ मेनी स्पीड पर माइल्स एन आवर। तो यहाँ पे 90 माइल्स एन आवर आप याद रखेंगे, यानी 90 माइल्स पर आवर की स्पीड से ही जो आपके ऑथर हैं वो इंजॉय करते हैं जब वो कार में जाते हैं, तो 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वो क्या करते हैं, वो उनको मज़ा आता है उस रफ्तार से ट्रैवल करना। आर्ची हचिंसन वाज ए और एन, ये आपके ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हु हैड द फैंटास्टिक मोशन ऑफ स्पेंडिंग $10 ऑन अ हॉलीडे। तो ये आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि किसकी एक आदत थी जो आपकी $10 हॉलीडे में स्पेंड करने की, खर्च करने की। तो ये जो आपकी कॉर्न मर्चेंट की वाइफ थी, उसकी एक आदत थी कि वो छुट्टियों में, हॉलीडेज पे $10 को स्पेंड किया करती थी। हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, तो कॉर्न मर्चेंट जो था, मक्का का व्यापारी था, उसको कौन धोखा दे रहा था, उसका निफ्यू जो भतीजा था वो उसको चीट कर रहा था। हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मोमेंट ऑफ लाइफ, तो किसने रैपिड मोमेंट यानी बहुत एक तेज रफ्तार को, जीवन की जो तेज रफ्तार है उसको नापसंद नहीं किया था। यहाँ पे डिड नॉट डिसलाइक का मतलब नापसंद नहीं किया, यानी कि पसंद किया। तो कि कौन थे वो, आपके ऑथर थे, यानी आर्ची हचिंसन। द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सॉ अ प्ले इन, तो डबलिन में देखा था। जो चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की गई हैं, आपने जो पढ़ी हैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कौन मर्चेंट्स वाइफ वाज, तो ये किस तरह की एक महिला थी, इसकी पत्नी, तो ये फैंटास्टिक नेचर की एक महिला थी। इन द पेस फॉर लिविंग हु लाइक्ड फास्ट ट्रैवलिंग, यहाँ पे आप देखेंगे हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मोमेंट ऑफ लाइफ। उसके बाद आपका सिमिलरली इन द पेस फॉर लिविंग हु लाइक्ड फास्ट ट्रैवलिंग, पेस फॉर लिविंग में कौन ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है, लाइक्ड जो पसंद करता है फास्ट ट्रैवल को, तो आपके ऑथर रहे हैं। हाउ मेनी गर्ल्स वर इन द फिल्म, जो फिल्म दिखाई जा रही थी डबलिन में, उसमें कितनी लड़कियां थी, तो 3 लड़कियां थी। द ऑथर ऑफ द पेस फॉर लिविंग एडमिट्स दैट क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवलर द रियल डैश ऑफ ट्रैवल, तो यहाँ पे प्लेजर हो जाएगा। द ऑथर ऑफ पेस फॉर लिविंग एडमिट्स दैट क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द प्लेजर ऑफ द ट्रैवलर द रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल। Slow thinkers have a disadvantages when it comes to earning a life, earning a living। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। यानी जो स्लो थिंकर्स हैं, जो धीरे धीरे सोचने वाले हैं, जो मतलब फास्ट थिंकर्स के अपोजिट जो हैं, उनके साथ में डिसएडवांटेज क्या है कि वो जब उन पे बात आती है ना, तो ज़िंदगी जीने में वो क्या करते हैं, वो स्लो पड़ जाते हैं।
यानी वो एक डिसएडवांटेज होता है, वो पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं ज़िंदगी की रफ्तार से। तो लिविंग आप याद रखेंगे। इन द सिनेमा आफ्टर डैश द कॉन मर्चेंट हैड टू रिटर्न टू हिज वाइफ फॉर इनलाइटमेंट। तो कितने समय के बाद से, तो या 2 या 3 मिनट के बाद से जो कॉन मर्चेंट था वो अपनी पत्नी के पास में एनलाइटमेंट के लिए लौट गया था। द ऑथर डज नॉट डैश रैपिड मोमेंट। तो ऑथर ने क्या किया था, लाइक यहाँ पे डिसलाइक है, इस वजह से डज नॉट की वजह से हम यहाँ पे डिसलाइक भरेंगे। ऑथर ने क्या किया था, नापसंद नहीं किया था रैपिड मोमेंट को, यानी तेज रफ्तार को। इन सिनेमा देयर आर रैपिड चेंजेस ऑफ। तो सिनेमा जो चल रहा था आपका, जो डबलिन में इन लोगों ने सिनेमा देखा था एक्टर ने, जिसमें कॉन मर्चेंट उसकी वाइफ और उसके भतीजे की कहानी बताई जा रही थी, तो उसमें सीन्स और एक्शन जो थे वो रैपिडली चेंजेस हो रहे थे, यानी बहुत तेजी के साथ में। तो ये आप इसको याद रखेंगे। द ऑथर enjoys इन अ कार एट डैश माइल्स एन आवर। तो ये 90 माइल्स एन आवर आप याद रखेंगे। तो ये हमने डिस्कशन कर लिए हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में, जो आपके ऑलरेडी, जस्ट अ मिनट, यस, हमने डिस्कशन कर लिए हैं इस वीडियो को। तो अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। और इसको कंप्लीट होने के बाद से चैनल पे विज़िट करने वाले जो पहली बार जो विज़िट कर रहे हैं, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि डेली इसको एक एक करके एक ऑथर को ख़त्म कर लें, ताकि एग्ज़ाम आने तक हमारे 9th 10th और पॉसिबिलिटी रहेगी 11th और 12th के जो भी ऑथर्स को ग्रेजुएट लेवल तक एटलीस्ट हम लोग पढ़ लें। और मुझे जवाब का आपके इंतज़ार रहेगा। तो मिलेंगे हम लोग एक दोबारा से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।